अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बिजली के बिलों का मसला बहुत संगीन हो रहा था और दिन ब दिन संगीनी इख्तियार करता जा रहा था। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर थे कि ऐसे में नाज़रीन जो डॉलर की परवाज़ थी उसको भी मज़ीद पर लग गए और अगेंस्ट द पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपये के बनिस्बत डॉलर की कीमत में दिन ब दिन रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जो कि इस तमाम महंगाई का मज़ीद बायस बन रहा है और इसमें मज़ीद ऐड ऑन करता जा रहा है। इस मुश्किल में, इस दुश्वारी में भी मज़ीद इजाफे का बायस बन रहा है। ज़ाहिर है इसी को मिटिगेट करने के लिए अब ये भी खदशा है कि आइंदा अभी जो आज का ही दिन है, आज के ही दिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा, उसका मज़ीद ऐलान होगा और फिर ज़ाहिर है जब भी इजाफा होता है हमेशा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में भी, निर्खों में भी मज़ीद इजाफा होता है। अभी भी इसी तरह की बातें हम सुन रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं और बावसूख ज़राए इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली की कीमतों में एक और मज़ीद इजाफा इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो कि देखते चलिएगा नाज़रीन। सबसे पहले मुल्क में महंगाई का तूफ़ान, बिजली, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक बहुत अहम फैक्टर आज के रोज़ रहा। आज भी मनफी रुझान रहा इन तीनों एतबार से। इंटरबैंक में नाज़रीन डॉलर 1.55 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत जो है वो 306 रुपये है। ओपन मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 325 रुपये है। ज़राए का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की ख़रीदारी 323 रुपये में जारी है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 812 पॉइंट्स की कमी के बाद आज 45,432 पर आ गया। दूसरी जानिब बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की फराहमी के मामले पर भी वापडा और वजारत आबी वसाइल ने फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने की मुखालफत कर दी है और ये भी एक बहुत अहम इम्पेडिमेंट है जो कि अब निगरान हुकूमत को आएगा। ज़राए के मुताबिक 1,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो मुलाजमीन हैं उनको फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं, जबकि इन रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन को महाना 3 करोड़ 47 लाख तक और 58,000 जो 825 फ्री यूनिट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। ज़राए जो वजारत ख़जाना के हैं उनके मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान हंगामी बुनियादों पर तैयार किया गया है, जो कि IMF रजामंदी से मशरूत है, यानी कि IMF नोट के बगैर इन चीज़ों को भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साथ साथ नाजरीन निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी कहा है कि डॉलर की वजह से बेयकीनी और रुपया दबाव में है। मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कई ज़्यादा ख़राब है। हमारे पास माली गुंजाइश नहीं है जिसकी वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। जिसके बाद एक सवाल हर आदमी के जहन में है कि आखिर आम आदमी को रिलीफ कौन और कैसे देगा, और मुआशी बहरान के ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत आखिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का ये सिलसिला कब थमेगा? क्या सियासतदानों को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी है? ये भी बड़ा एक बुनियादी सवाल है जो कि आज इंशाल्लाह हम टेबल करने की कोशिश करेंगे। और नाजरीन इसमें मज़ीद इजाफा इस बात का भी है कि निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ के साथ एक जर्नलिस्ट का उनका पहला इंटरेक्शन था जिसमें मैं मौजूद थी और इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गोया बहुत सारी बातें की, लेकिन इस खास इशू पे उन्होंने ये कहा है कि बिजली के बिलों पर एहतजाज सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है और इसका सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये नहीं बन सकता। 90 की दिहाई में किए गए जो बिजली के मंसूबे थे वो जालिमाना थे। उन्होंने ड्रैकोनियन का लफ्ज़ नाजरीन 90 की दिहाई में होने वाले मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया और कुछ सियासी कुव्वतें बिजली के तनाज़े को सियासी फ़ायदे के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही हैं। ये भी बड़ी एक कैटेगोरिकल बात थी जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से हमने सुनी। इसके कुछ सियासी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को हम लोग फौरी तौर पर जानेंगे राइट आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे मामले के ऊपर और महंगाई के होशरबा तूफान के हवाले से बात करते हैं। सियासी एतबार से भी थोड़ी इस गुफ्तगू में हम ओरिएंटेशन रखेंगे और मुआशी तौर पर भी जानेंगे। दो बड़े बेहतरीन मेहमान इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दोनों हवाले से हमें रहनुमाई दे पाएंगे और अपना अपना पर्सपेक्टिव बयान कर पाएंगे। असलम साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप स्पोक्स पर्सन हैं इकोनॉमी के व्हेन PTI वाज इन गवर्नमेंट और अभी भी PTI के लिए मईशत के हवाले से उनके तर्जुमान हैं। वेलकम, आपको बहुत खुशामदीद मुतमिल भाई। और राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट और साबिक कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन दीज मैटर्स रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड कॉमर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों बड़े लर्नड ओपिनियंस हैं अपनी अपनी जमातों से मईशत के एतबार से। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी राना एहसान अफजल साहब।
मैं बल्कि आपको एक शॉट आपके लिए पेशे खिदमत है। आप फॉर्मर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, बिजली के और आबी वसाइल के। उनकी बात सुनिएगा। वो अभी आज उन्होंने जो बयान दिया, बल्कि उनका हालिया जो बयान है इस हवाले से और इन एहतजाज के हवाले से कि ये किस नहज तक जा सकते हैं। मैं एसी में बैठने वाले उन ब्यूरोक्रेट्स हजरात से पूछता हूँ कि जाके देखें आधे मरने के घर में लोग रहते कैसे हैं। अब पंखा भी ना चलाए गरीब आदमी, पंखा चलाने का वो 35,000 रुपया कहाँ से दे? कहाँ से दे ये गरीब अवाम आपको पैसे? नहीं है पैसे अब लोगों के पास, नहीं लोगों की हिम्मत रही, नहीं लोगों को हम अनरेस्ट से रोक सकते, सिविल वॉर से नहीं रोक सकेंगे आप। फिर जी राना साहब, बड़ा खुला तजाद नहीं है, क्योंकि पहले जब सिविल वॉर की बात आपके जो सियासी हरीफ हैं वो करते थे तो आप कहते थे कि ये उकसा रहे हैं लोगों को, सिविल अनरेस्ट की तरफ, आप सिविल डिसोबीडियंस की तरफ ले जा रहे हैं। अब यही बात आपके साबिक मिनिस्टर कर रहे हैं और आज निगरान प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस टॉक थी जिसमें मैं मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि कुछ लोग सियासी मकासद के लिए इस प्रॉब्लम को, बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। तो आप भी उन सियासी लोगों में से तो मौजूद नहीं है, या पीएमएलएन भी तो उन सियासी लोगों में नहीं है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आबिद शेर अली साहब ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यह बयान दिया। उन्होंने पिछले साल भी जुलाई में भी जब बिजली के बिल बढ़े थे तब भी इसी तरह की जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखें, बात तो ठीक है कि अवाम जो है वो बहुत मुश्किल में है और उससे बिल अदा जो है वो करना एक हर आदमी के लिए जो पाकिस्तान में इस वक्त है बिजली के बिलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है वो ये है कि पहले जो इनएफिशिएंसीज थी और जो लॉसेस थे और जो आप एनर्जी प्राइस को रीबेस नहीं करते थे वक्त में, तो वो उसको आप एक सर्कुलर डेट में पार्क कर देते थे। अब क्योंकि आप एक और उस तरीके से ये निज़ाम जो है वो चलता आ रहा था, मैं कहूँगा कि हमारे टाइम में सर्कुलर डेट को हमने कंट्रोल किया, मुजम्मिल साहब कुछ और कहेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि ये इसी तरह निज़ाम जो है वो चलता रहा। लेकिन अब क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आपको शदीद इस वक्त आपको IMF की ज़रूरत है, तो उनकी ये एक रिक्वायरमेंट थी कि अब आप ऐसे अगर पार्क करते रहेंगे अपनी इनएफिशिएंसीज को तो फिर आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। तो ये एनर्जी प्राइस की रीबेसिंग भी करनी पड़ी और टैरिफ भी इंक्रीज करना पड़ा, जिसके असरात अब आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। उसके साथ साथ जो डीवैल्यूएशन हुई है उसका इम्पैक्ट भी जो है वो आप देख रहे हैं कि वो बिजली के बिलों में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो फौरी तौर पे तो यही है कि आप इसको एवरेज आउट कर दें और सर्दियों के अंदर जब बिल कम आते हैं तो तब आप इसको स्प्रेड आउट कर दें। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप मीडियम या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के जो थेफ्ट है वो आपको सूबों को, वफाक को मिलके। बट राना साहब, मैं आपसे अगर अर्ज कर पाऊं, क्या इसका ये भी एक इन रेट्रोस्पेक्ट ये भी इसका हल नहीं था कि आप जरूरत से ज्यादा बिजली के, आप बिजली घर ना लगाते, बिजली के मंसूबे, जनरेशन के मंसूबे आप ना शुरू करते? क्योंकि ये बहुत एक बड़ी तनकीद जो आपकी तरफ आती है वो ये है कि आपने जरूरत से ज्यादा बिजली जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो लगाए, उतनी तो हमारी डिमांड ही नहीं थी। नहीं, देखें, ये मैं समझता हूं कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का पूरा ये जो डिबेट है ये इसमें कोई इतना वजन नहीं है और उसकी वजह अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं बयान कर देता हूं। अभी ये जो 2000 अरब पे जो कैपेसिटी पेमेंट्स पहुंच चुके हैं, इसके अंदर भी जो डीवैल्यूएशन का एलिमेंट है वो 30 से 40% है। और ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में कैपेसिटी पेमेंट्स का जो मॉडल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। अगर आप टेक इट एंड पे के मॉडल पे भी जाएं कि जितनी बिजली आपको जरूरत है उतनी इस्तेमाल कर ले, तो उसमें भी फिर वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो बिल्ट इन हो जाते हैं। देखिए, 70 से 80% जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं वो तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो उसने उस पर डेट लिया हुआ है, जो उसकी इक्विटी है, उसके वो जो है वो उसके ऊपर बेस करता है। तो ये तासर, अब देखिए, इन्होंने PTI ने अपने हुकूमत के वक्त इन्होंने 27 मुआहदों को रीनेगोशिएट किया IPPs के, और उसका नतीजा ये निकला कि 85 पैसे जो है वो बचत आई, 85 पैसे की बचत आई। तो वो देखें, ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी अब जब अगर आप इसको दोबारा से करने की भी कोशिश करेंगे तो इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया में कैपेसिटी पेमेंट का मैकेनिज्म। तो इन योर व्यू ये कि PTI ने रीनेगोशिएट तो किया लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह बचत नहीं हुई, चंद पैसों की ही बचत आई। मुजम्मिल असलम साहब, उससे
ये हुआ, उससे ये जरूर हुआ। देखिए, तो कहता हूं कि अगर जो है मुआहदों में गुंजाइश है, इन जो डील्स आपने की इनमें गुंजाइश है, तो बिल्कुल इनको रीनेगोशिएट होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सोवरेन गारंटीज दी हुई हैं और आप उनको जो है वो उनसे फिर जाते I'll take it across में ये मामला, हाँ, सोवरेन गारंटी का भी मामला आ जाता है। ठीक है, जाहिर है एक मुल्क की सोवरेन गारंटी है, बहुत बड़ी बात है। मुजम्मिल साहब, रीनेगोशिएट तो किया लेकिन कोई मजे का कोई असर इसके ऊपर खातिर ख्वाह नहीं आया। और सर्कुलर डेट को लेकर आपके ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में जो ये लोग बहुत एक रिलेटिवली कम सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, उसको आप लोगों ने टू अनदर लेवल आपने उसको बलून कर दिया। और ये भी जो इसका सहरा है ये आपकी साबिक हुकूमत के सर पर जाता है। थैंक यू मोना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि राना साहब ने कहा कि ये 85 पैसे है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये 85 पैसे जो है, जब बिजली 16 रुपए यूनिट थी और उस वक्त फ्यूल की कीमतें जब 8-9 रुपए यूनिट थी, ये उस वक्त 85 पैसे था। पीटीआई ने 148 रुपीज में इनका डॉलर एक्सचेंज रेट फ्रीज करा दिया था। अगर वो हम रीनेगोशिएट ना करते और आज 306 का डॉलर होता तो वो जो 85 पैसे था वो 7 रुपए 6 रुपए बन जाता। उस वक्त भी वो जो है 800 अरब रुपए पूरी ड्यूरेशन में बनता था। अगर इनको 800 अरब रुपए की अहमियत नहीं है तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। फॉर अस एवरी पेनी मैटर, नंबर, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने वो करके दिखाया। और तीसरी बात ये कि उनकी सॉवरेन, सारों के सारों प्लांट्स की सॉवरेन गारंटीज दी गई थी। बल्कि इनके दौर में तो एक दफा टाइम ऐसा भी आया था कि वो गारंटीज रिकॉल कर रहे थे, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे दौर में सर्कुलर डेट जो है वो 1300 अरब से 2300 अरब हुआ, हमारे दौर में बढ़ा, ठीक है। नंबर 1 आपने ये बात की। देखिए, सर्कुलर डेट स्टार्ट कब हुआ? वो हुआ 2009-10 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, राइट। और वो छोड़ के गए 500 अरब रुपए मुस्लिम लीग नून के लिए। अब ये आए थे और बड़े, जैसे कहते हैं कि किंग कॉन्ग बनकर आए थे। इन्होंने पहले दिन ही वो 500 अरब रुपए पे ऑफ भी कर दिया था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जीरो कर दिया था सर्कुलर डेट। अब आपने जब 500 अरब रुपए जीरो कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपको चाहिए था कि उसको जड़ से उखाड़ देते, खत्म कर देते। आपने उसको वापस 5 सालों में 1300 अरब पे छोड़ के गए। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने जीरो करके 1300 अरब रुपए 5 साल में बढ़ाया। ठीक हो गया जी? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? इसमें काउंटर कीजिएगा मुझे। हम जो है 1300 अरब से इसको 2300 अरब में ले गए। अच्छा, जब इनकी जो जीरो से 1300 अरब हुआ तो उस साल सालाना कैपेसिटी पेमेंट होती थी 200 अरब रुपए। और जिस साल हम गए हैं उस साल कैपेसिटी पेमेंट होती थी 1400 अरब रुपए। तो जो 200 अरब से जो 1400 अरब का सफर है, साल के 600 800 अरब रुपए हम वो कैपेसिटी जो हमने ना लगाई, ना जिसमें हमारा लेना, ना हमारा देना, ना कुछ, वो हम अदा करते रहे। फिर उसके बाद भी सरतोड़ कोशिश कर ली हमने चीन से बात करके। वो नाम नोट कर रहे हैं राना साहब, लेकिन ये कि आपने वो तो करना था ना मुजम्मिल साहब, क्योंकि वो तो सॉवरेन गारंटी है और उसका हुकूमत के ट्रांजिशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दिस इज अ कंट्रीज गारंटी टू अनदर कंट्री। जी प्लीज, तो मेरी बात सुने ना, सॉवरेन गारंटी को ही हमने जो है ना रिवाइव कराया था ना, वो जो 94 और 2002 की पॉलिसी थी, और इसमें भी हम कोशिश करते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, जब इनके वजीर आजम साहब ने अभी खुद आज से कोई महीना पहले आमिर मीर के एक प्रोग्राम में एतराफ किया कि हमने कितना बड़ा जुल्म किया, सिर्फ वो जो है माफियाज को सपोर्ट करने के लिए ये जो है हमने इम्पोर्टेड ईंधन पे जो है सारे प्लांट लगा लिए, जब हमारे पास पानी भी था, हमारे पास ये भी था। और उन्होंने ये कहा कि मतलब एक तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपनी रिश्वत या अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों ने काम किया। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? इसमें तो 3 लोग, इस गुनाह में 3 लोग शामिल है। 94 में पीपल्स पार्टी, 2002 में मुशर्रफ, 2015 में। ये सही बात है मुजम्मिल साहब, लेकिन आप लोगों ने भी तो आईपीपीस के ऊपर आप पे भी सिमिलर इल्जाम लगते थे। आपको याद होगा जब ये एलएनजी वाला मामला हुआ था, आपने कुछ मिनिस्टर्स को, अपने जैसे नदीम बाबर साहब थे, उनको आपने सैक भी किया था। तो इस तरह की कुछ सिमिलर हमने बातें या इल्जामात आपके दौरे हुकूमत में आपके ऊपर भी सुने थे, जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, सिर्फ एक मिनिस्टर को सैक करके मामले से जान छुड़ा ली जाती थी। नहीं, देखें, आप
आपको थोड़ा सा मैं याद दहानी करा देता हूँ। ये वाहिद दौर है जिसमें IPPs पे इंक्वायरी हुई, जिसपे शुगर पे इंक्वायरी हुई, जिसपे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इंक्वायरी हुई, और उसके साथ जहाँ पे बेकायदगी नजर आया उस मिनिस्टर को उसके ओहदे से भी अलग किया गया। ये बता दें मुझे कभी ये पीपल्स पार्टी या नून लीग के अंदर इतनी हिम्मत या गुर्दे की बात हो कि वो अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को हटा दें, ठीक है? तो आपको ये हर जगह जो है कोई भी मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, किसी से दानिस्ता गलती हो सकती है, किसी से गैर दानिस्ता गलती भी आई सी, ठीक है, हाँ। वो आपको करने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना, हिम्मत होनी चाहिए। जी जी, मैं ये वाला मामला राणा साहब की तरफ ले जाती हूँ। राणा साहब, ये बात सही है, ये रेफरेंस किसकी तरफ था? शहबाज शरीफ साहब का, जब वो बता रहे थे, और ये वाक़तन उनका बयान था उस खुसूस इंटरव्यू में जहां उन्होंने ये बात की थी कि ये बहुत बड़ी गलती की हमने कि कुछ लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, और वो कहते हैं हमने कम से कम बरतरफ तो किया, इंक्वायरी तो की। आपके टाइम पे तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं सुनते थे, सिर्फ मामला ब्रश अंडर द कार्पेट होता था। देखिए, वो तो एक इन्होंने जो है वो स्टंट था, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, 0/0 नतीजा निकला। उन इंक्वायरीज का क्या निकला? किसको जो फैसले इन्होंने किए एक्सपोर्ट करने के, जो इन्होंने सब्सिडी दी, उसका क्या नतीजा? कुछ भी नतीजा नहीं निकला। देखिए, मैं यहाँ 2-3 चीजें करेक्ट कर दूं। मैंने आपको कैपेसिटी पेमेंट्स का बता दिया कि ये एक जो इसके अंदर मेजर जो पोर्शन है वो डिवैल्यूएशन का है, और दूसरा जो अभी मार्कअप रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और ये दुनिया में ये मॉडल है। और अगर आप टेक इट एंड पे के ऊपर भी मॉडल पे जाएं, उसमें भी बिल्ट इन होती हैं कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं। तो ये कहना कि ये वजह है सारे इस प्रॉब्लम की, ये बिल्कुल ये गलत है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट सर, प्राइम मिनिस्टर साहब किसकी तरफ, आई मीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये वाली बड़ी ज्यादतियां की, ये वाले मंसूबे करके? हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज थे, हम उनकी जगह हम एक्सपेंसिव इंपोर्टेड फ्यूल पे चले गए। आई मीन वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? या अपनी फॉर्मर गवर्नमेंट की तरफ कर रहे होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में भी तो ऐसे कई मंसूबे लगे थे 2013 ऑनवर्ड। देखिए, 2013 ऑनवर्ड हमने कोयले और LNG के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए, और उस वक्त 12-12, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती थी। देहाती इलाकों में 16 और शहरों में 12-12 घंटे। मुल्क कोलैप्स की तरफ जा रहा था क्योंकि आपके पास बिजली गैस नहीं थी। तो शॉर्ट टर्म में आपने वो प्लांट्स लगाए जो सस्ते तरीन ईंधन पे थे, वो कोयले और LNG के ऊपर थे, और उससे आपकी एनर्जी मिक्स जो है वो कम हुआ। तो ये लेकिन आगे होना था इस हमारे दौर के बाद, जहां हमने बिजली का मसला हल कर दिया, दहशतगर्दी का मसला हल कर दिया, गैस की शॉर्टेज का मसला हल कर दिया। तो वेरी एविडेंटली मियां साहब अपने दौरे हुकूमत पे आप कह रहे हैं वो अपने ऊपर बात नहीं कर रहे थे, वो शायद पीपल्स पार्टी पे बात कर रहे थे। ये वाली, देखिए, मुझे नहीं पता वो किस पे बात कर रहे थे, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी जो नहीं हुई। तो ये जो बिजली लगी जिससे इंडस्ट्री चलनी चाहिए थी वो नहीं लगी, और फिर ये एक कह लें कि उसकी जो पेमेंट जो हुई वो ये बिल्डअप हुआ। लेकिन ये बिल्कुल ठीक मुआहदे किए गए, और ये बिल्कुल अगर वापस आप उस टाइम पे जाएंगे तो तब भी यही आपका फैसला लेकिन होना सर फिर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई? इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसका मतलब ये कि जो आपने प्री एम्प्ट किया था, या फार साइटेडनेस, आपने दूर अंदेशी दिखाई थी कि ये मंसूबे लगेंगे और बिजली की खपत बढ़ जाएगी फिर इससे, वो फिर गलत थी ना? नहीं, क्योंकि फिर ना अहल एक हुकूमत आ गई जिसने कहा मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, और उसने कख नहीं किया। तो उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हमारी गवर्नमेंट को तो सैबोटाज किया गया। हम 2018 में हमने क्लीन स्वीप करना था, लेकिन पनामा से इकामा बनाया गया, और वो सारे मामला जिस तरीके से साकिब निसार और एस्टैब्लिशमेंट के गठजोड़ के साथ इनको नाफिज किया गया। देखिए, 11 रुपए का यूनिट था 2018 में। राणा साहब, आपने बड़ी अहम बात आपने इस पॉइंट पे आपने किया। आपने कहा है कि वो ज़ाहिर कंटिन्यू होना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी थी, बहुत कुछ होना था, क्लीन स्वीप भी होना था 2018 में, लेकिन फिर कुछ मंसूबे आड़े आ गए। मुजम्मिल साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, ब्रेक के बाद पूछते हैं मुस्कुराहट की भी वजह। वेलकम बैक नाजरीन। मुजम्मिल असलम साहब मुस्कुरा भी रहे थे, और आई एम ऑब्वियसली कीन टू नो कि वो इस पे क्या कहना चाहेंगे। मुजम्मिल साहब, सब कुछ ठीक जा रहा था, सही प्लानिंग हुई थी, बिजली के मंसूबे उतने ही लगाए गए थे जितनी की बिजली की खपत होनी थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी जो कि आपके दौर में नहीं हुई। और जैसे भी बताया राणा साहब ने कि वो कहते हैं कि एक नाअहल हुकूमत आ गई, एक पूरे कंस्पिरेसी के तहत आई,
जिसने फिर कुछ भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की और डिस्पाइट योर टॉल क्लेम्स एंड प्रोमिसेस? देखिए, राणा साहब जो है ना बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज देखी है, राणा साहब जो है ना बातों को कनेक्ट नहीं कर पाते। वो जो है ना वो स्लोगन्स और नैरेटिव उठाते हैं और बस उसी पे शुरू हो जाते हैं। अब राणा साहब ने कहा कि हमने बिजली लगाई, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। इनकी माशाल्लाह इंडस्ट्रियलाइजेशन की हालत ये थी कि जब पीपल्स पार्टी गई थी तो इनको $25 अरब की एक्सपोर्ट्स देकर गई थी और इन्होंने 5 साल में उसको कम करके $20 अरब कर दिया था। और आखिरी साल 2018 मिफ्ता इस्माइल ने वो करेंसी को ठीक किया तो वो 24 पे आई। यानी कि ये वाहिद पाकिस्तान के 5 साल थे जिसमें एक्सपोर्ट्स में डाउनवर्ड ट्रेंड था। जिस मुल्क में एक्सपोर्ट्स ही ना हो रही हो तो उसमें क्या इंडस्ट्री की किस मुंह से बात कर रहे हैं राणा साहब? थोड़ा सा मुझे जो है ना ये हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि या तो इनको थोड़ी सी डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या ये हम सारों को समझ रहे हैं कि वो हम सारे ब्लैंक हैं और जो राणा साहब बोलेंगे हम कहेंगे वाह 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 कितनी नई मजे की बात बताई इन्होंने हमें। फिर आप हमारे दौर में आ जाए। हमारे दौर में हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। हमारा जो आखिरी साल था उसमें पाकिस्तान की 75 साल की हाईएस्ट एवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई और फिर उसके बाद उसी साल हाईएस्ट एवर क्रेडिट ऑफटेक थी, प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक 1450 अरब रुपए। उसके अगले साल क्या हुआ? 11% हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ दी। इस साल जब ये माशाल्लाह राणा साहब लोग गए हैं, 75 साल के इन्होंने माशी बदहाली के ग्रोथ के रेट तोड़े इन्होंने, -9.9% और सिर्फ जुलाई के महीने में -15% इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। पूरे साल की -9 पर ये इंडस्ट्री पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। फिर $32 अरब पे एक्सपोर्ट छोड़ के गए, उसको $27 अरब पे छोड़ कर दिया इन्होंने। तो ये मुझे इनकी बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था। तो वो लेकिन मैंने बात करनी नहीं थी, लेकिन आपने मजबूर किया कि हंस क्यों रहे थे। और राणा साहब तो कारखानों पे कारखाने लगा रहे थे। हमारे दौर में कारखाने लगे, हमारे दौर में जो है ऑटोज हुई, हमारे दौर में हमने आपके दौर में लेकिन और भी बहुत कुछ होना था ना। वो इस वजह से शायद गालिबन ये कि पता नहीं 10 लाख घर थे या वो कितने लाख घर थे जो बनने थे, और भी बहुत कुछ होना था। मुंह पे मारना था, पता नहीं वो कर्जों को दूसरों के मुंह पे मारना था, तो वो वाली भी तो बातें थी जी। मेरी बात सुन ले। हमारे दौर में जब एक तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस छोड़ के गए, फिर इंडिया ने के साथ झड़प हुई, फिर उसके बाद एक कोविड आया जो 100 साल में आता है, उसके बावजूद ये परफॉर्म कर दिया। और उसके बावजूद आपको पता है जो हमने 2019-20 में हाउसिंग एमनेस्टी दी थी, उससे पाकिस्तान की सीमेंट्स की सेल डबल हो गई थी, सरिये की सेल डबल हो गई थी, एक्सपेंशन हो गई थी डबल। तो वो जो घर ही बन रहे होंगे ना, उससे कोई पापड़ तो नहीं खा रहा था। अच्छा सही है। लेकिन मुजम्मिल साहब एक ये भी अक्सर कई मर्तबा इन्होंने अपनी कायमा कमेटी में भी इस बात के ऊपर सवाल उठाया है कि आपने कोई बावसूख खानदानों को पता नहीं कितने अरब के कर्जे 0% इंटरेस्ट पे आपने दिए, आई थिंक अगले 10 या 20 सालों के लिए। तो आप तो अपने सिर्फ इन्फ्लुएंशियल जो करीब दोस्त थे उनको नवाज रहे थे। हैव्स और हैव नॉट्स का जो फर्क था वो आपके दौरे हुकूमत में बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। अच्छा मेरी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल हमारा दोस्त है या हमारा उससे कोई ताल्लुक था? मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने जो है टर्फ से पैसे लिए थे, राणा साहब की कंपनी ने टर्फ से शायद पैसे लिए। राणा साहब कंफर्म कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँगा तो मैं राणा साहब कंपनी ओके ठीक है ना। और दूसरा ये तो पूछना बनता है जी। दूसरा वो हमने तो कर्ज दिया ही नहीं था, वो बैंकों ने कर्ज दिया था और बैंकों ने अपने क्लाइंट्स को दिया था। और वो जो प्रोडक्ट था वो स्टेट बैंक का था। स्टेट बैंक को हम 2019 में इंडिपेंडेंट कर चुके थे और उससे मुल्क में मशीनरी आई थी। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में मशीनरी सही है, राइट, उस ऑटोनॉमी पे भी आपको पता है वैसे बाय द वे बहुत तनकीद होती थी आप पे कि आपने सब कुछ गिवन कर दिया IMF को। इसका जवाब फरमा दे राणा साहब, मैं फिर वाइंड अप करूं, मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही है और बड़े आई थिंक सीरियस एलिगेशंस भी हैं आपकी तरफ। इतनी इन्होंने चीजें कर दी, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। हमारे जब वक्त आया था, मैंने बताया था 12 घंटे लोड शेडिंग होना शुरू हो गई थी, तो इंडस्ट्री कैसे चलनी थी वो तो हमने उसको 5 सालों के अंदर उस चीज को कवर किया। कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में गिर गई थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई, लेकिन हमारे आखिरी साल 13% एक्सपोर्ट्स बढ़ी और $24.8 अरब पे आ गई। जो हमारा 6.1% का ग्रोथ रेट था उसको पहले ये 1.9% ग्रोथ रेट पे लेके आए, फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट आया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, जिसको ये कह रहे हैं फिर लो बेस फैक्टर। वो तो कोविड के दिनों में आया ना फिर राणा साहब। कोविड तो फिर
कोविड भी कोई रोज रोज तो नहीं आता ना। इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो दो मेजर वजह थी, एक तो कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ी जिनसे इनकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी। दूसरा जो फैक्टर था वो कोविड का जो शटडाउन बाकी मुल्कों में हुए, यहां नहीं शटडाउन हुए, तो आपको वो बिजनेस आर्जी तौर के ऊपर मिल गया जिसका बेनिफिट उठाया। जहां तक टर्फ की बात है, वो एक फ्लॉड पॉलिसी थी। उस पॉलिसी के तहत कोविड वाली पॉलिसी भी आप फ्लॉड कह रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो वो कहते हैं हमें बैनुल अक़वामी तर्ज पे हमें तारीफ मिलती है पीटीआई गवर्नमेंट को। देखिए, कोविड वाली पॉलिसी के अंदर हम तो हलकों में थे, यहां कोई शटडाउन हुआ ही नहीं, आजाद लोग फिरते रहे और इतनी बात हुई वो अनडॉक्यूमेंटेड गई। अच्छा, सारे मामला दिस इज अ वेरी सीरियस क्लेम कि आप कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड। रूरल एरियाज में तो टेस्टिंग तक मुझे नहीं पहुंची। वाइंड अप करना पड़ेगा नाज़रीन ये सेगमेंट, लेकिन थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। अभी के लिए मेरे पास टाइम इतना ही था। जॉइन अस बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मईशत के ऊपर तो हमने तफसीली निगाह डाली, लेकिन मईशत के अलावा जो इससे बड़ा हिंज होता हुआ एक मसला है वो सियासी मसला भी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसको रद्द कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया है, जहां पर जो 14 मई के डेट के हवाले से थी, 2 सूबों में इलेक्शंस के इनेकाद को लेकर केपी और पंजाब की जो सूबाई असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया था। अब नाजरीन, मौजूदा हुकूमत भी या इंटरिम जो अभी गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी ये ओनस आता है, लेकिन वो बार बार कहते हैं, आज जब हम मौजूद थे निगरान वजीर आजम के साथ इंटरेक्शन में, तो उन्होंने कहा हम ईसीपी जो कहेगी हम वैसा करेंगे। ईसीपी बहुत बेहतरीन इदारा है और वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो खित्ते में हैं उनको वो लोग इंश्योर करेंगे। और गोया ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये बात की है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई तो उस सूरत में हम इंटरवीन करेंगे। क्या इस इंटरवेंशन को अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तवक्कुआत रखी जाएं। तमाम मामले पे बात करते हैं और पीएमएलएन की भी जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। गिवन के जो मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की जो डेट है वापसी की, उसके ऊपर अब अफाका हो गया है कि अक्टूबर में अब उनकी वापसी तय हो चुकी है और ठहर चुकी है। तमाम मामले पे बात करने के लिए नाजरीन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें इस खुसूसी नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, पीएमएलएन के स्टॉलवर्ट हैं, अपनी जमात के साबिक वजीर। बहुत खुशामदीद आपको मियाँ साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। कुछ बहुत कैंडिड सवालात से आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ और शुरू करना चाहती हूँ। एक तो ये कि सर, एक फसाड सा कहा जाता है कि पीएमएलएन की तरफ से दिया गया है कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। गोया ये कि अभी तक जो हालात थे और जो पीडीएम पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जो ये तमाम जो इस वक्त तक हालात दिए हैं और जिन मुआशी हालात में इस वक्त अवाम है वो आपके सामने है। तो अगर कोई इतना एक अहम नुस्खा था जो नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद था, तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्यों ना दे दिया जो वो बतौर वजीर आजम इस्तेमाल कर पाते अपनी गुज़िश्ता हुकूमत में। नहीं, देखें, वो ना दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक कौमी हुकूमत थी और इसका जो टाइम था, पीरियड था इस कौमी हुकूमत का, वो भी बड़ा महदूद था। बल्कि यही था, हमारी भी तरजीह यही थी कि फौरी इलेक्शन की तरफ हम जाएं। और जहाँ तक तल्लक है कि कौन सा नुस्खा हमारे पास था और इनके पास नहीं था, बात यह है कि 2013 में आपको याद होगा लोड शेडिंग की इंतहा थी। कभी कभार बिजली नज़र आती थी 24 घंटों में। मईशत की क्या सूरत हाल थी, दहशत गर्दी थी, पाकिस्तान का सफारती तलका दुनिया में, ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस थे वो आपके सामने है। मैं वक्त चाहते हुए आपका वो दोहराए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा कि क्या हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, हमने बिजली के कारखाने लगाए, हमने सस्ती बिजली दी, हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, हमने फ्यूचर के लिए एक बड़ा मंसूबा दिया जिसको आप सी पैक कहते हैं। और सी पैक पाकिस्तान का एक गेम चेंजर साबित होना था। बदकिस्मती कि जब हम सी पैक की तरफ बढ़ रहे थे, जो अब उसकी अनाउंसमेंट थी, जब उसका एग्रीमेंट होना था, उस दिन से जो रुकावटें खड़ी हुईं और दुनिया ने, ये सिर्फ पाकिस्तान से रुकावटें नहीं थीं, जो दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होता नहीं देख सकते, जो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं देख सकते, जो मुस्तहकम पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते, उन्होंने
यकीनन लॉबिंग की पाकिस्तान के अंदर और यहाँ से उनको बहुत से मोहरे मिले और उन मोहरों को भी ज़रूरत थी नवाज शरीफ से इंतकाम लेने की। और जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए धमाके किए थे। बैनुल-अक़वामी आपने एक पूरे उस बात का जवाब आपने बताया, पेश किया, और आपने कहा कि उसके यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे मोहरे मौजूद थे। तो सर एक ये भी तो सवाल आता है जहन में कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इंतकाम लेना था नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि तब तक तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी। कई दफ़ा खान साहब भी कह चुके हैं कि उनका कोई ज़ाती कोई जायदाद का तो मसला नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ, और ना जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जिनकी अदालत के तहत ये तमाम काम और पैनमा के तहत जो नाअहली हुई, उनका भी कोई मतलब कोई पुरानी रंजिश थी क्या मियाँ साहब से? बल्कि वो तो आई थिंक किसी एक पोर्टफोलियो पे भी रह चुके हैं व्हेन मियाँ साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर। नहीं देखें मोना, अगर आपने ही मतलब सारा बात करनी है तो फिर मेरे लिए तो वक्त नहीं बचेगा। मगर मैं आपको ये जो आप कहना चाहती हैं मैं बता दूं कि अगर आप ये कहती हैं कि उनकी क्या दुश्मनी थी, तो 2017 में क्या दुश्मनी थी जब आप पनामा का जिक्र कर रही हैं? 450 लोगों का नाम था। क्या पहले या बाद में किसी 450 बंदे में से एक बंदे का ट्रायल आपने देखा होता हुआ? उसके बाद पनामा का जिक्र आपने कहीं सुना उन्हीं अदारों से? और फिर मुझे ये बताएं कि पनामा में नवाज शरीफ का तो जिक्र ही नहीं था 450 लोगों की फहरिस्त में। जिन लोगों का नाम था वो आज या पिछले अदवार में हुकूमती ओहदों में नहीं रहे। और फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया कह रही है कि नवाज शरीफ को जिस चीज़ की को बुनियाद बनाकर सज़ा दी गई, बेटे से तनख्वाह ने, इससे बड़ा मजाक और क्या आप अदालती निज़ाम में कर सकते हैं जो आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ किया? फिर भी आप ये कहें कि नवाज शरीफ से किसी को क्या दुश्मनी थी? नवाज शरीफ से ये दुश्मनी कम थी कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने अभी जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, उस वक्त तो कोई पनामा नहीं था, तो फिर नवाज शरीफ को कारगिल को जवाज बनाकर हटाया गया और निकाला गया। जी, तब तो फिर बहुत और आपको याद होगा इल्ज़ामात लगे थे। जी जी। तो फिर मोना मुझे ये बता दें आप कि आज जो शख्स बात करता है कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं न्याजी ग्रुप पीटीआई के चेयरमैन का, तो फिर मोना मुझे ये बताएं कि अगर उसकी दुश्मनी हमारे साथ नहीं थी तो 9-10 मई को जो कुछ उसने किया उसकी दुश्मनी पाकिस्तान से थी। मतलब ये चीजें आप सवाल करते वक्त ये टेलिंग बात कर रहे हैं सर, या जो आपको बना के देता है सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने की आसानी के लिए, बेहतर इंटरप्रिटेशन के लिए आपकी बात को मैं थोड़ा एक मजीद क्लैरिफाई या ओपन अप कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी कुव्वतें थी जिन्होंने, जो आप कहते हैं कि आप जिन्होंने 9 मई का हमला किया, आप पीटीआई पे कह रहे हैं, उनके पीटीआई के चेयरमैन पे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बैनुल-अक़वामी हुकूमतों, सॉरी बैनुल-अक़वामी कुछ कुव्वतों के हाथों वो इस्तेमाल हो रहे थे, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, ये आप हिंट कर रहे हैं देखें, जिस वजह से पैनमा हुआ पूरा। देखें मोना मेरी बात सुने, मैं बड़ा क्लियर हूँ और मैंने कभी घुमा फिरा के बात नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि जब पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एटमी तजर्बा नवाज शरीफ ने इंडिया के जवाब में किया था, लोगों ने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि आलमी कुव्वतें नवाज शरीफ को थ्रेट भी देती थीं कि एटमी तजर्बा ना किया जाए, और उससे पहले जो आप क्या समझते हैं कि जो हम एटमी सलाहियत इससे पहले हमारे पास नहीं थी, हमारे पास थी, मगर कोई भी हुक्मरान जो है उसका तजर्बा करने से हिचकिचाता था, डरता था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का अंजाम देखते हुए, वो भी एक आलमी कुव्वत ने किया था और यहाँ के मोहरे इस्तेमाल हुए थे। इसी तरह नवाज शरीफ उस वक्त जब नाकाबिले तस्खीर बना लिया पाकिस्तान को, दिफा को नवाज शरीफ ने, तो फिर क्या उस वक्त को पनामा था? क्यों निकाला था नवाज शरीफ को? फिर नवाज शरीफ के साथ मेरे पास मौक़िफ़ आया, आप कह रहे हैं कि पैनमा, ये जब तमाम मामला जब 99 में जब एटमी धमाके किए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में, उस वक्त फिर उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को अपने खिलाफ कर लिया। अच्छा मियाँ साहब, यही मैं आपसे अर्ज करी थी जो मैंने पहले सवाल में अपना इनिशियल अर्ज किया था
इसी तरह मुन्ना एक सेकंड, मुन्ना जी, एक जी, सेकंड, जी, जी। इसी तरह जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए इस पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को उस वक्त सी पैक ना देते तो आलमी कुव्वतें और सी पैक से आप के कहते हैं खिलाफ मजीद उन्होंने उन इकट्ठी कुव्वतों ना को होती। नाराज कर दिया। मैं मियां साहब यही आपसे अर्ज कर रही थी, जो मैंने पहले इब्तिदा में बात एक मैंने अर्ज की थी कि ऐसा नुस्खा जो मियां साहब के पास था, आपने 2013 की जो अचीवमेंट्स गिनवाई उसमें कोई इनकार नहीं, एटमी कुव्वत बनाने में पाकिस्तान को उसमें भी इनकार नहीं, ऑब्वियसली मियां साहब की हुकूमत थी। तो ये कि वो तमाम नुस्खे उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को इस दफ़ा क्यों ना दे दिए, क्योंकि इस तरफ जो अभी जो हालात हैं वो भी हालात ज़ार, बल्कि मैं कहूँगी वो आपके सामने है। मोने सिलाई साहब की ट्वीट दिखाई जाए, ये जो आपके हरीफ जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं डॉलर करते हैं, किन को कोट कर रहे हैं मोना? कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ जिनको आप कोट कर रही हैं, खुदा का खौफ करें। चले नहीं करते, कोई नहीं, कोई नहीं करते, उनको कोट नहीं करते, उनको कोट करे बगैर अगर जवाब, इस सवाल का जवाब आप फरमा दें कि वो जो प्लान था या एक वो प्लान ऑफ एक्शन था वो दे देते वो शहबाज साहब को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ओ मेरी बात तो सुन लेना, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 16 माह की जो हुकूमत मिली कोई फ्रेश मैंडेट नहीं था कि लोगों ने आपको इंतखाबात में जमात को चुना और आप अपनी तरजीहात जो हैं वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल उसके फ्रूट आना शुरू हो जाए। हमें तो ये था कि हम आएंगे और इंतखाबात के लिए अनाउंस करेंगे और नए इंतखाबात में चले जाएंगे, या जो रिफॉर्म्स लानी हैं इलेक्शन के हवाले से या दीगर कुछ चीज़ें जो थीं वो करेंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। मगर जो जो हम ये करते गए, फंसते गए पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान में के अंदर एक ऐसी मनसूबा साजी की गई थी जो कि पिछले 2017 से शुरू हुई और उसका 2018 के बाद अमलन आगाज़ हो गया। वो ये था कि पाकिस्तान को कमज़ोर, पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की इजाज़त देना। वो ये था कि आप देखें, आपने कहा आप एक साइकिल में फंस गए, आप एक तरह के जी मैं सर ये आपसे अर्ज कर रही हूँ कि अब हम अगर हुकूमत में होते हम एक सेकंड, हम हुकूमत में होते हुए भी पहले 8 माह जो थे नवंबर 2022 तक हम तो एक नाम के हुकूमत में थे, इख्तियार तो किसी और के पास था और ये बात हम बार बार कह चुके हैं। ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ आपने अभी मुन्ना एक सेकंड, मुन्ना एक कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा जो इससे पहले मैं नहीं कर चुका। ये मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 2022 नवंबर तक जो था वो पिछली टीम जो थी, ताकतवर हलके जो थे वो सारा हुकूमत साजी भी कर रहे थे, एक्सटेंशन के लिए भी काम कर रहे थे और दीगर अदारोों में बैठे लोग भी आज भी जो कुछ नज़र आ रहा है उसका एक तसलसल आज भी कुछ अदारों में नज़र आ रहा है। बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं, इसके ऊपर जरा क्लैरिटी आ जाए। उसके बाद इतना सिर्फ मैं अर्ज करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं एक सेकंड उसके बाद फिर जब हम लोग कहते थे कि सहूलतकारी आज भी उसको मयसर है अदारों में से, तो फिर आपने ये देखा 9-10 मई को जो वाक़या हुआ, तो क्या जो अब खुद एहतसाबी एक अदारे ने अपने अंदर की तो हाजिर सर्विस लोग जो थे उसमें मुलव्वस नहीं पाए गए, उनको सजा नहीं मिली, तो फिर सहूलतकारी किसको कहते हैं? आप 9 मई इसी को तरह दूसरे अदारे में जिस तरह के तो सर आप क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो वो थे आर्मी चीफ ना, आप जो कि नवंबर की बार बार आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है वो भी सहूलतकारी में मौजूद थे? क्योंकि उनके खिलाफ तो उल्टा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। ये बिल्कुल बात गलत है। बाजवा साहब की दोहरी पॉलिसी थी और एक तरफ वो इमरान खान को ये तासर देना चाहते थे कि अगर मैं पीछे हटूंगा तो तेरी हुकूमत गिर जाएगी, जिसका इकरार इमरान खान ख़ुद किया करते थे कि मैंने इजलास या कोई बिल पास करवाना होता था
तो एजेंसियां मेरे लोगों के नंबर पूरे करवाती थी बिल पास करवाने के। ये मैं नहीं कह रहा मोना, आप किसी और जगह रहती हैं, पाकिस्तान से बाहर रहती हैं तो वो अलग बात है। नहीं तो ये वो मैं तो जो सर वो बातें कर बात रहा हूँ, करते आपके थे इल्म में साबिक होंगी- ISI चीफ होंगी। की ना, वो बाजवा साहब की तो बात नहीं करते थे एजेंसी। ओ नहीं भाई, मेरी बात सुन, एक्सटेंशन बाजवा साहब लेना चाहते थे या कोई और लेना चाहता था? और एक्सटेंशन के लिए आखिरी वक्त तक बाजवा साहब क्या करते रहे? दूसरी एक्सटेंशन के लिए। और कई जो PDM थी, इन जमातों में से कई जमातों के लोगों से उनके राब्ते थे। अच्छा, और सर ये नवाज ख्वाहिश शरीफ थी साहब उनकी को भी दूसरी हमने दफा भी एक्सटेंशन लेने की। ये बावसूख जरा ऐसे नहीं, खबर थी अच्छा, कि आप ये नवाज ना शरीफ कहें साहब को कि भी अप्रोच किया था क्या था? आप मेरी बात सुन लें। आप अच्छा इस तरह कहती हैं या एकदम चौंक के आप इस तरह बात करती हैं जिस तरह आपको पता ही नहीं कुछ। तो आप आपको इनके सारा शफ़ात से इल्म भरी होने हुई के गुफ्तगू बावजूद कर रहे हैं, आप इसीलिए मैं मेरी जुबान से कहलवाना चाहती हैं, तो मैं जरूर, मैं बार बार पहले जी भी जी कहता बिल्कुल हूँ, आज सर, भी मैं कह रहा बरमला हूँ। अर्ज कर रही हूँ, मैं आपकी जबान से कहलवाना चाहती हूँ इसीलिए क्योंकि आप खुल के ये बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल कहें, कीजिए। आपको मैं आपके बिल्कुल बात बरमला ये ये बात कर रही हूँ। इल्म में जब है, हाँ, नवाज शरीफ साहब क्योंकि से भी बातें राब्ता पुरानी हो किया गई गया हैं, था सर। नई बात करें कोई। तो सर नई बात यह है कि इलेक्शंस का इनेकाद तभी होगा जब नवाज आपकी शरीफ की हिस्ट्री है, मुन्ना एक सेकंड, प्लीज, नवाज शरीफ की ये हिस्ट्री है, वो एक्सटेंशन के खिलाफ हमेशा रहे हैं और एक्सटेंशन लेने के लिए रहील शरीफ साहब ने भी जाल बुना था, मगर नवाज शरीफ साहब ने अपने पहली लिए एक्सटेंशन तो दे दी थी ना सर मसाइल उन्होंने खड़े बाजवा कर साहब लिए को। थे, मगर किसी को एक्सटेंशन नहीं देने के लिए वो तैयार होते। और पाकिस्तान के मफाद में, अदारों के मफाद में भी ये नहीं होता कि आप एक शख्स को बार बार एक्सटेंशन दें। ठीक है नाज़रीन, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने इंकशाफात से भरी हुई भरपूर गुफ्तगू हमेशा की तरह आज भी की है, इसीलिए मैं आपसे अच्छा कह के अर्ज करी थी इस बात पे। नाज़रीन, आई एम श्योर कि इन बातों को हम आगे भी फॉलो अप में रखेंगे एंड वील कीप अ क्लोज वॉच। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।